Very good morning students, welcome to our class of mathematics. Today we will discuss the mathematics of class 9 and we are going to start the new topic, that is chapter number 14, statistics, right? And this is the part 1 of the statistics and this is the maths of class 9. So today we will start with the introduction of this topic, right? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी विल लर्न व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, right? And what is the data, what is the presentation, what is the collection, these all methods that we learn into this video. And in this lecture we also see what type of the data they will illustrate into the example and how to solve that data and how to represent in the proper manner, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंट्रोडक्शन से। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एवरीडे लाइफ में हम कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे आसपास देखते हैं जो कि हमको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, जैसे हम मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन advantages and there are lot of communication ways that we are using in everyday life and we see the different information and the different regarding data we collected from the different sources, राइट? और ये डेटा जो मिलते हैं हमको टेबुलर फॉर्म में मिलते हैं, कुछ डेटा हमको ग्राफिकल फॉर्म में मिलते हैं, कुछ जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में हमको ये डेटा मिलते हैं और उसको हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। So as we know that there are many sources of the communication nowadays and we can collect the many types of the data, just like if we see the newspaper or if we see the television, so we can have the data of the different temperatures in the different city of the world or into the India or at the international level. We can see the status of the cricket, we can see the status of the football, we can also see the status of the political leaders and all this type of the data. Election time, जब इलेक्शन टाइम आता है तो हम वहां पर जो इलेक्शन पोल्स होते हैं उनको भी हम देखते हैं। सो दे ऑल्सो गिव अस द डेटा इन द न्यूमेरिकल एंड द ग्राफिकल फॉर्म, राइट? तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसी को हम डेटा कहते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये जो डेटा वर्ड है हम कई जगह पे यूज करते हैं। तो डेटा का एक सिंपल मतलब होता है दैट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? ये किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमको टेबुलर, ग्राफिकल या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है। सो व्हाट इज द डेटा? जस्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ द डेटा। फर्स्ट आई वांट टू नो यू दैट data is the plural form of the Latin word that is the datum, right? यानी कि डेटा जो वर्ड आया है it is coming from the datum word which is into the Latin language and datum is the singular and data is the plural. So what is the data? The facts or the figures which are numerically or otherwise collected with a definite purpose are called the data. यानी डेटा वो इंफॉर्मेशन है या डेटा वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है या ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जिसको हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कम्युनिकेशन साइट से हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसका एक कोई ना कोई डेफिनेट पर्पस होता है। हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं देयर इज सम पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दैट डेटा और द इंफॉर्मेशन एंड दिस डेटा और द इंफॉर्मेशन इज नोन एज द डेटा, राइट? तो आज हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये कहां से आया? स्टैटिस्टिक्स जो आया है ये भी जो वर्ड है ये भी लैटिन भाषा से आया है और स्टैटिस्टिक्स को लैटिन भाषा में स्टेट कहा जाता है। स्टेट का मतलब होता है दैट इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ द स्टेट, राइट? तो पॉलिटिकल स्टेट में पुराने समय में आप देखेंगे तो कई तरह की इंफॉर्मेशन होती थी जो कि वो लोग कलेक्ट करते थे और उसका प्रेजेंटेशन किया जाता था। सो इन द ओल्ड टाइम दैट वाज वेरी डेफिनेट, दैट इज वेरी प्रेसाइज और कुछ ही समय तक वो लिमिटेड रहा। लेकिन जैसे जैसे पर्पसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे हमारा जो है सारी चीजें बढ़ती चली गई तो इसके यूजेस और एप्लीकेशन भी बढ़ते चले गए और आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स को बहुत ह्यूज लेवल पे पढ़ते हैं और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, राइट? तो वो क्या क्या एप्लीकेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, दैट वी सी दैट, राइट? The extraction of the meaningful information is studied in the branch of mathematics called the statistics. There is a simple definition or the simple meaning of the statistics which is given in your textbook. What is that? Extraction. Extraction का मतलब there is the making the conclusion, right? Extraction of the meaningful information. यानी किसी भी इंफॉर्मेशन में से हम कोई उसका मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन करते हैं या उसमें से कोई हम उसका मतलब निकालते हैं, उसी को हम यहाँ पर जनरली उसकी स्टडी करते हैं, राइट? उसी मैथमेटिक्स की ब्रांच को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक ब्रांच है, राइट? जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे या फिर आप कॉमर्स सब्जेक्ट में भी जाएंगे तो वहां पर एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में करते क्या है एग्जैक्टली? वी अरेंज द डेटा इन द प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? देयर आर सम इवेंट व्हिच कैन बी डन इनटू द
study of the statistics, that is the collection of the data, organization of the data, analysis of the data and the interpretation of the data, right? अब ये जो चारों स्टेप हम जो देख रहे हैं, जो हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, इसको हम वन बाय वन जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज देयर इज योर क्लास एंड देयर आर द 20 स्टूडेंट्स और द 30 स्टूडेंट, राइट? सो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर निकालने के लिए कह दिया गया है, यानी कलेक्शन करने के लिए कह दिया गया। जैसे कि आपको कह दिया गया कि आपके क्लास में 20 स्टूडेंट है तो इनकी हाइट को मेजर करो, या आपके 20 स्टूडेंट है तो इसको मैथमेटिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, दैट डेटा वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। या ऐसा कह दिया गया कि जितने भी 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कीजिए, या जितने स्टूडेंट हैं उनकी हाइट जो है उसका मेजरमेंट लेके 20 स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट कीजिए। सो दिस टाइप ऑफ द डेटा अबाउट द people or about the different types of subject we collect, right? That is known as the collection of the data. तो collection of data में डेटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स होते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जो इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं, राइट? तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे सामने कैसा होता है, दैट इज द रफ डेटा, दैट इज द रॉ डेटा। लेकिन जब हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, उसको एक ग्रुपिंग करते हैं, उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ताकि उस डेटा को कोई भी देख के आसानी से समझ सके, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है डेटा, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद वी विल लीड टू द अ डेफिनेट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब हम उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं, द रिजल्ट ऑफ द डेटा, right? The result of the information. So these all event is done into the subject of mathematics, and that branch of the mathematics is known as the statistics, right? तो आइए यहाँ पर मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिससे हम इस दिए हुए चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका आगे का पार्ट अभी बढ़ाते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसके पहले हमने कलेक्शन ऑफ डेटा देखा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, these are the marks written on the board and this is the marks obtained by the 10 student into the class, right? किसी सब्जेक्ट में कुछ 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने यहाँ पर कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, दैट इज 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 एंड 62, राइट? तो इस तरह का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, बट दिस डेटा इज नोन एज द रॉ डेटा। इस डेटा को हम यहाँ पर जनरली क्या कहते हैं, रॉ डेटा। इसको रॉ डेटा क्यों कहा गया है? This is known as the raw data because it is not arranged properly, right? So we cannot make any conclusion properly from this data, right? But if we arrange this data into the ascending order or the descending order, so we can make some interpretation and the analysis, right? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेटा को ascending order जो डेटा दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पर ascending order में जो है वो क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर जो है, द मिनिमम मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट दैट इज 25 एंड द मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट दैट इज 95। सो वी कैन अरेंज दिस डेटा इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। तो जिनको कम मार्क्स मिले हैं वो बढ़ते क्रम में यहाँ पर 95 तक जा रहे हैं। सो फ्रॉम दिस डेटा, नाउ इफ वी अरेंज दिस डेटा इनटू द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, सो वी कैन फाइंड द रेंज। सो रेंज इज वन टाइप ऑफ द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, द हाईएस्ट वैल्यू, the highest mark obtained by the student is 95 and the lowest mark obtained by the student that is 25, and if we subtract this number, so we will get the 70. It means that we can find the range of the data, and range of the data one kind of the analysis and the interpretation. तो यहाँ पर आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई रॉ डेटा दिया हुआ है, जब तक हम उसको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करते, यानी उसका प्रेजेंटेशन जब तक हम प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं करते, तब तक यहाँ पर हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं, राइट? इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, राइट? और इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, वहां से भी हमको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है।
सो आइए स्टूडेंट्स, हम अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर जो हमको डेटा दिया हुआ है वो थोड़ा काफी बड़ा है, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने जो डेटा देखा था दैट वाज वेरी स्मॉल एंड वी कैन इजीली find the interpretation and the analysis of the data. But what happens when the data size is bigger, right? Example number 2 में देख रहे हैं there is the data or the marks obtained by the 30 student, but in the example number 1 there were only the 10 student, right? So here the data is very big than the example number 1. So अगर data big हो तो उसको हम क्या करेंगे, right? किस तरीके से इस data का हम interpretation निकालेंगे वो यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं there are 30 number of student and those get the different types of the marks. So first of all what we can do that we can see the minimum marks obtained by the student. So here we can see that the minimum marks obtained by the student that is the 10 and the maximum marks obtained by the student that is the 95. यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस डेटा को मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। इस टेबुलर फॉर्म को जनरली यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं या फिर हम इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम एक टेबल में इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम रेंज ऑफ द मार्क दैट इज द 10, तो इसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा और यहाँ पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मैं जमा दूंगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 95 जो है 95 दैट इज द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने लिखा है मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने टेबल को यहाँ पर बना दिया बिकॉज़ यहाँ पर जगह कम है, तो यहाँ पर इसको आधे मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखे और यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब हमको देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 10 मार्क्स मिले, राइट? तो यहाँ पर हम जैसे पूरे डेटा को अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हु गॉट द 10 मार्क्स। अब हम यहाँ पर 20 मार्क्स वालों के लिए चेक करेंगे। 20 मार्क्स देख रहे हैं आप यहाँ पर एक स्टूडेंट है, राइट? 20 मार्क्स के लिए और यहाँ पर कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं? यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर से 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द सर्टेन नंबर ऑफ द मार्क्स। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हु गॉट द 10 मार्क्स, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हु गॉट द 20 मार्क्स। अब हम चेक करते हैं कि 36 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो एक तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट? दूसरा कोई 36 यहाँ पर है, देयर इज अनदर वन। आप इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन ऐसे चेक करते जाएंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 36 का एक और मुझे मिल रहा है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर हमने देखे देयर इज द 3 स्टूडेंट्स हु गॉट द 36 मार्क्स, right? So we can write the frequency or the number of students who got the 36 marks. There are 3 students. Now we check for the 40 marks. So you can see there is one student, right? I can count by count. There is another student, that is the 2 student, right? There is the 3 student, right? And there is the 4 student. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं there is 4 students or the frequency is 4 who has got 40 marks. राइट? अब हम यहाँ पर 50 मार्क्स के लिए चेक करेंगे। सो इन द फर्स्ट कॉलम यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं एक स्टूडेंट है, यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट हमको यहाँ पर मिल गया। तीसरी लाइन में देखेंगे, चौथी लाइन में देखेंगे, यहाँ पर हमको चौथा स्टूडेंट मिल गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50 मार्क्स मिले। और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, राइट? और कोई भी नहीं है यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हो गए? 3 स्टूडेंट हु गॉट द 50 मार्क्स, राइट? यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से आपको करते जाना है। 56 मार्क्स वाले स्टूडेंट पहली रो में कोई नहीं है, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, यहाँ पर फिफ्थ रो में यहाँ पर एक दिख रहा है हमको, फिर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर एक और मिल गया, देयर इज द 2 स्टूडेंट। फिर अगली रो में देखेंगे ओनली 2 स्टूडेंट हु गॉट द 56 मार्क्स, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को नोट करते जाएंगे। अब हम चलते हैं 60 के तरफ। तो यहाँ पर पहली कॉलम में कोई नहीं है, सेकंड कॉलम में कोई नहीं है, थर्ड कॉलम में कोई नहीं है, यहाँ पर फिफ्थ कॉलम में कोई नहीं है, फिर 6 में, 7 में देयर इज वन स्टूडेंट 60 मार्क वाला। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर इज अनदर स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, और इसी के बाद जो है यहाँ पर 2 और ये 4 स्टूडेंट ऐसे। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख देंगे 4 स्टूडेंट हु गॉट द 60 मार्क। नाउ वी चेक फॉर द 70। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, राइट? जो सर्कल होते जा रहे हैं उनको आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर है 70 वाला, तीसरा वाला यहाँ पर दिख रहा है। मैं सर्कल करता जा रहा हूँ और चौथा जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, राइट? सो देयर इज आल्सो द 4 स्टूडेंट। अल्टीमेटली हमारा एम ये होगा कि लास्ट में हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि टोटल स्टूडेंट 30 है। नाउ वी चेक फॉर द 72 मार्क्स, राइट? 72 मार्क हमको यहाँ पर दिख रहा है, क्लियरली वी कैन सी दैट, और इसके आगे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है। तो 72 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला एक स्टूडेंट है। 80 मार्क्स के लिए हम चेक करेंगे, 80 मार्क्स के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है, राइट? 80 मार्क्स के लिए और कोई भी स्टूडेंट नहीं, देयर इज ओनली द वन स्टूडेंट हु गॉट द 80 मार्क्स। नाउ वी चेक फॉर द 88, वी कैन सी क्लियरली 88, राइट? फिर और यहाँ पर हम देखेंगे द लास्ट वन, right? So there is the 2 student who got the 88 mark. Now we check for the 92. We can see in the first column
दैट इज द 2 स्टूडेंट एंड दैट इज द थर्ड स्टूडेंट एंड 92 वाला यहाँ पर और कोई भी नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट सभी सर्कल हो चुके हैं। तो 92 वाला यहाँ पर कितना हो गया है, 92 वाले देयर इज द 3 स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा एंड ऑलरेडी वी हैव गॉट द 95 मार्क, देयर इज ओनली द वन टॉपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है या हमारा डेटा बिल्कुल सही है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बना लिया। सो वी कैन सी 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 and 4 9, 9 and 3 12, 12 and 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, 18 and 4 22, 23 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 24 and 2 that is 26, 26 and 4, 26 and 4 30. It means our frequency distribution table is correct. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, that is for the 40 marks, right? That is for the 60 marks and 70 marks. यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी 4, the maximum frequency is 4। और हमने देखा कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 40 मार्क मिले, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 60 और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कितने मिले 70। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 फ्रीक्वेंसी, राइट? देख रहे हैं 10 मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए एंड दैट इज फॉर द 95, 80, 88, है ना? ये सब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है डेटा को प्रेजेंटेशन करने का। दिस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। Now students, we will see the example number 3 and what example number 3 says. Example number 3 में जो डेटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बिकॉज डेटा बहुत बड़ा है और इसको अरेंज करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका भी हमने एक यहाँ पर बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। मैंने यहाँ पर डेटा को नहीं लिखा है बट यू हैव द टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक में उस डेटा को आप आराम से देख सकते हैं। तो ये डेटा किस बारे में है, डेटा इज अबाउट द 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल। यानी कि वन महोत्सव जब होता है तो प्लांटेशन किया जाता है और ये प्लांटेशन हमारे वर्ल्ड के लिए या हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि प्लांट लगाया जाए। तो ये बहुत अच्छा काम है, आप भी कीजिए और हम लोग भी करते हैं इसको। तो वन महोत्सव में जनरली यहाँ पर प्लांट लगाए गए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास टोटल स्कूल कितने 100 और एक स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए, यानी टोटल अगर हम 100 into 100 करें तो यहाँ पर 10,000 प्लांटेशन किया गया। लेकिन प्लांटेशन कर देने से ही सब कुछ नहीं होता है, प्लांटेशन के बाद उसकी केयर भी करनी होती है, वो कितने सर्वाइव हुए या नहीं सर्वाइव हुए इस पे भी ध्यान हमको रखना चाहिए। तो इसमें यही किया गया, जब 100 स्कूलों में 100 प्लांट, हर एक स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए और एक महीने के बाद इनको ऑब्जर्व किया गया कि क्या वो प्लांट जिंदा है या वो मर चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा एक महीने के बाद जो डेटा कलेक्ट किया उन्होंने वो ये डेटा कलेक्ट किया। तो यहाँ पर 100 डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। अब इस डेटा को हम यहाँ पर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करेंगे। यहाँ पर हम ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम रेंज ऑफ द डेटा एंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द डेटा देखेंगे कि ऐसे स्कूल हम देखेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है वो सर्वाइव कर चुके हैं और हम ऐसे स्कूल्स को भी देखेंगे जहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ही कम बचे हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट? तो हमने देखा कि यहाँ पर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्लासेस बना दिए। इनको जनरली हम क्लास मार्क कहते हैं, राइट? इनको हम जनरली क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स कहते हैं या इनको हम क्लास भी कह सकते हैं। और इस क्लास में जो हमने छोटा नंबर लिया है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लोअर लिमिट कहते हैं। और जो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 29 इज ग्रेटर देन 20, सो यहाँ पर ये जो बड़ा नंबर है इस क्लास में ये हमको जनरली क्या दिख रहा है, दैट इज द मैक्सिमम रेंज या इसको हाईएस्ट लिमिट कहा जाता है या इसको हम लोअर और ग्रेटर लिमिट कहते हैं, राइट? दैट इज आल्सो नोन एज द ग्रेटर लिमिट, राइट? तो ये यहां से आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव यानी जो आपको डेटा दिया हुआ है उसका हमने यहाँ पर छोटी छोटी क्लासेस बना ली है। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि जैसे मैंने 20 से 29, 30 से 39 बनाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसी बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, जैसे आप 20 से 25 भी बना सकते हैं, फिर उसके बाद 26 से 30 भी बना सकते हैं। देयर इज नो एनी बाउंडेशन, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस इसलिए बनाई है ताकि डेटा जो है एक छोटे फॉर्म में कंक्लूड हो जाए, राइट? डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ी क्लासेस जो है वो बड़ी ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 29 में से अगर मैं 20 अगर माइनस करूं तो यहाँ पर मैंने जो क्लास बनाई है या आपकी बुक में जो दी है उसका जो क्लास साइज है वो 9 है।
यानी कि हम क्लास साइज निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट यानी कि ग्रेटर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको क्लास साइज मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्लास साइज कितना लिया हुआ है, 9 लिया हुआ है। और दूसरे ग्रुप में, यहाँ पर दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो हमने टेली मार्क्स बनाए। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा किसी क्रिकेट मैच में जब हम रन काउंट करते हैं तो हम इसी तरह के टेली मार्क्स वहां पर करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है ना। यहाँ पर आपको टेली मार्क्स काउंट करना है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर टेली मार्क्स हमारे कितने 3 है, देयर आर द 3 लाइंस, सो वी कैन राइट द फ्रीक्वेंसी एज 3। आइए देखें इसको कैसे किया गया है। यहाँ पर आपकी जो जनरली जो आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा में आप देख रहे होंगे 20 से 29 ऐसे स्कूल है, 20 से 29 प्लांट वाले, यानी कि 100 प्लांट में से 20 और 29 प्लांट, इनके बीच में नंबर ऑफ प्लांट्स वहां पर सर्वाइव हुए हैं, ऐसे 3 स्कूल हैं। हम वहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ स्कूल, तो वहां पर ऐसे 3 स्कूल है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 लाइन्स बना के इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिखा है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जहां पर ऐसे स्कूल जहां पर 30 से 39 प्लांट जो है वो जिंदा है या सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे कितने स्कूल है, यहाँ पर 14 स्कूल है, तो यहाँ पर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को 14 लिखा हुआ है। फिर हम और आगे जाएंगे, वी विल गो टू द बेटर रिजल्ट्स। तो हमने देखा कि 40 से 49 प्लांट जहां पर जिंदा है, ऐसे स्कूल हमारे पास 12 है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे 12 लिख दी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में उन फ्रीक्वेंसीज को या ऑब्जर्वेशन को मैं काउंट करता जा रहा था, वैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, काउंट करते जाना है, राइट। वर्टिकल रो में, वर्टिकल लाइन में, या फिर आप हॉरिजॉन्टल रो में, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। फिर हमने देखा फॉर द मोर बेटर रिजल्ट कि जहां पर 50 से लेके 59 प्लांट जो है वो जिंदा है, तो ऐसे स्कूल यहाँ पर कितने हैं, देयर इज 8 स्कूल। यहाँ पर एक लाइन और मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 8 स्कूल है, राइट। और दूसरा 60 से 69 वाले कितने हैं यहाँ पर, दैट इज द 18 स्कूल्स, राइट। 70 से 79 वाले कितने स्कूल है, दैट इज द 10 स्कूल्स। 80 से 89 वाले कितने स्कूल है, दैट इज द 23 स्कूल। वाओ, दिस इज वेरी ग्रेट कि 23 स्कूल ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर सर्वाइव्ड, राइट। 90 से 92 वाले कितने हैं, दैट इज द 12 स्कूल्स। तो यहाँ पर हमने टेली मार्क्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स टेली मार्क्स जब आप करते हैं तो एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जब यहाँ पर आप लाइन बनाते हैं तो 1 2 3 4, और जब 5th नंबर वाला कोई भी ऑब्जर्वेशन आएगा तो आपको यहाँ पर डायगोनली इसको ड्रॉ करना पड़ता है। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये टेली मार्क्स बनाने का तरीका है। टेली मार्क्स बनाने से हमको फ्रीक्वेंसी निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। और इस टेबल को, यहाँ पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, इसको हम जनरली बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा दैट वाज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। और सिंपली वी कैन कॉल इट एज द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इनमें ये तीनों कॉलम होना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस डेटा को कंक्लूड करेंगे। ये अरेंजमेंट ऑफ डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर स्कूल ऐसे, यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी का भी अगर मैं 2 ग्रुप बना दूं तो यहाँ पर मुझे ये वाली जो क्लास है, ये वाली जो क्लास है और ये वाली जो क्लास है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर प्लांट जो है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। यानी कि मैं 8 फ्रीक्वेंसी, 18 फ्रीक्वेंसी या 10 फ्रीक्वेंसी, 23 और इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि इन सब का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो है 71 स्कूल ऐसे हैं, 71 स्कूल ऐसे हैं जो कि प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना रहे हैं और वहां पर प्लांट ज्यादातर सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर 71 को अगर छोड़ दिया जाए 71 स्कूल को, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि यहाँ पर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहे, यानी कि वो उसकी ज्यादा केयर नहीं कर पा रहे। तो ये भी कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इट इज वेरी गुड दैट 71 schools they are giving their effort for supporting the life of the plant and the plant can be easily survived, right? So that is the positive result into this data. तो ये भी हम यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। देखा आपने यहाँ पर कैसे हमने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स दे आर trying to do their effort for survival of the plant, right friends? So this was the example number 3, and just you can note down from the textbook also and from here, and we will do the example number 4. Now students, we do the example number 4 of your textbook, and in the example number 4 there is the table is given, that is the frequency distribution table is given here, and this table is about the body weight of the 38 student in the class,
right? Suppose there are 38 students in the class and their body weights are given in this table in the form of frequency distribution, right? So you can see that this is the grouped frequency distribution because here we have the class marks, right? यानी यहाँ पर हमको क्लास साइज दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है एंड 31 से लेके 35 किलोग्राम वाले जो स्टूडेंट है वो 9 है, 36 से 40 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट है, 41 से 45 वाले 14 स्टूडेंट है एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38, बट द प्रॉब्लम इज दैट what they are asking that if suppose there is the two new admissions are come into the class, यानी कि हमारी क्लास में दो नए स्टूडेंट आए हैं जिनका पहले का बॉडी वेट 35.5 kg है और दूसरे का जो बॉडी वेट है वो 40.5 kg है। तो अब इन स्टूडेंट्स को हम किस कैटेगरी में यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि 35.5 वाला जो है वो इस क्लास में आएगा या इस क्लास में आएगा, या फिर हम देखा जाए 40.5 वाला जो स्टूडेंट है उसको हम इस क्लास में रखें या इस क्लास में रखें, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, राइट? सो दिस फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली द क्लास ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सो दिस इज द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है, इनको नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस कहा जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप इस क्लास को ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 31 से 35 है, राइट? फिर यहाँ पर हम देखें तो 36 से 40 है, यानी कि यहाँ पर आने वाला जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, राइट? सो देयर इज द डिफरेंस ऑफ 1 बिटवीन द 36 एंड 35। सो टू कवर और टू रिमूव दिस डिफरेंस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 36 जो है दैट इज द हाईएस्ट लिमिट, this is the lower limit of the second class and the 35 is the upper limit of the first class। तो यहाँ पर हम इन दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। If we subtract 35 from 36 तो I will get 1, और इस 1 को अगर मैं आधा कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ डिफरेंस। तो इस हाफ डिफरेंस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्जेक्टली ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू इन्वॉल्व दिस स्टूडेंट इनटू दिस क्लास, राइट? हमको इन स्टूडेंट्स को भी इस क्लास में यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पर का जो क्लास डिफरेंस है, यहाँ पर देयर इज द क्लास डिफरेंस ऑफ द हाफ, इस हाफ डिफरेंस को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आया ये हाफ डिफरेंस कैसे आया, 36 में से 35, या फिर हम 41 में से 40 को, या फिर हम 46 में से 45 को अगर माइनस करें, सो एवरी टाइम वी विल गेट 1 एंड वी हैव टू हाफ दिस वैल्यू, दैट इज द हाफ डिफरेंस। अब इस हाफ डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द 31 व्हिच इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर 31 में से हम क्या करेंगे, हाफ माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 30.5, राइट? तो पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 35 है दैट इज द ग्रेटर लिमिट ऑफ दिस क्लास, तो 35 में हम ये हाफ को जोड़ देंगे। हाफ का मतलब 0.5 भी होता है, राइट? अगर आप इसको 35 में ये जोड़ेंगे सो वी विल गेट 35.5, राइट? तो ये जो हमारा क्लास है वो क्या बन जाएगा, 30.5 से लेके 35.5 ये क्लास बन जाएगा, राइट? सिमिलरली वी प्रोसीड इन ऑल द क्लासेस, हम सभी क्लासेस में प्रोसीड करेंगे। तो 36 में अगर हम हाफ माइनस करेंगे सो वी विल गेट 35, राइट? 35.5, और अगर हम 40 में जनरली 0.5 यानी कि हाफ अगर ऐड करेंगे सो वी विल गेट 40.5, right? Similarly in this class if we subtract the 0.5 from 41 so I will get 40.5 and I will get, if we add the half into that so 45.5। तो similarly ऐसे ही आगे होता चला जाएगा, 45.5 से that is the 50.5 and in the next class that is the 50.5 to 55.5, right? And in the next class 55.5 minus 60.5 up to the 60.5, not the minus, that is the sign of the dash, right? So 60.5 to 65.5, right? And this is the 65.5 and this is 70.5 and the last will be 70.5 to 75.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर जो क्लास दी थी, जो नॉन ओवरलैपिंग क्लास थी, अब उसको हमने ओवरलैपिंग क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो 35.5 यहाँ पर आ रहा था वही नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सो दिस इज द ओवरलैपिंग क्लासेस, तो हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। नाउ द हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर कि अगर यहाँ पर किसी लड़के का वजन अगर 35.5 है तो हम उसको फर्स्ट क्लास में रखें या फिर सेकंड क्लास में रखें, बिकॉज 35.5 जो है वो दोनों क्लासेस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल चूज द सेकंड क्लास, यहाँ पर हम वी विल चूज द सेकंड क्लास। तो 35.5 वाले को हम इस क्लास में रख देंगे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का जो वेट है वो 40.5 है, तो 40.5 वाले को हम इस क्लास में नहीं, इस क्लास में थर्ड वाली क्लास में इंक्लूड करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 40.5 जो क्लास है ना, और यहाँ पर भी 45.5 है, राइट, यहाँ पर भी 40.5 है और यहाँ पर भी 40.5 है। तो 40.5 वाले को हम सेकंड क्लास में नहीं रख सकते, इसलिए हम उसको थर्ड क्लास में रखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो देयर विल बी द 15 स्टूडेंट ऑफ द रेंज ऑफ 40.5 से 40.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल नए एडमिशन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं उसको यहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा। नाउ देयर इज द 40 स्टूडेंट, द टोटल 40 स्टूडेंट इनटू द क्लास। So in this way, this point is very important as the examination point of view for the non-overlapping and the overlapping classes। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास को, ये जो हाफ डिफरेंस है वो कैसे रिमूव किया जाता है और किस नंबर को या किस वेट को या किस रेंज को हमको किस क्लास में अरेंज करना है, वो भी आपको यहाँ से डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। सो आई होप स्टूडेंट दिस क्लास वाज वेरी सक्सेसफुल, जिसमें मैंने आपको चारों जो एग्जाम्पल सिखाए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 14.2, राइट। 14.1 दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू, इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, एंड हम वी विल स्टार्ट विद द 14.2। तो 14.2 जो एक्सरसाइज है उसको आप कीजिए, ये एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली वहां पर हेल्प करेंगे, एंड द क्वेश्चन आर वेरी इजी इनटू द 14.2, सो डू इट योरसेल्फ, right? And if you have the help, if you want the help from my side, so I will send you the PDF of that solutions, right? Thank you very much for watching this video. Have a nice day and keep enjoying mathematics and keep practicing of the mathematics. Thank you very much. Have a nice day once again.